देख लो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। इन पॉइंट्स को हमने ABCD नाम दिया। यहाँ पर 4 आर्म्स में 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस P, Q, R और S। बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब होगा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। अच्छे से देख लेना है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब बी और डी के बीच में करंट नहीं होगा, और बी और डी के बीच में करंट नहीं होगा मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, मतलब E by Q is equal to R by S। तीसरा नंबर, अगर इसी को मीटर ब्रिज के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो P की जगह L और Q की जगह 100 माइनस इसी से आपका तैयार हो जाता है मीटर ब्रिज का फॉर्मूला। E की जगह पर क्या आएगा L, Q की जगह पर क्या आ जाता है 100 माइनस L। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो इसी पे बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको याद होगा मीटर ब्रिज में कुछ कैसा रहता है। यहाँ पे लॉन्ग एक 1 मीटर मैग्नेट वायर रहता था, इस गैप में यहाँ पर लगाते थे रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू R। इस गैप में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर जो कि और सेल, ये वाली लेंथ L, इसके रेजिस्टेंस को P बोलते हैं, ये वाली लेंथ 100 माइनस है तो इसका रेजिस्टेंस को Q बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है सिर्फ P के प्लेस में रखना है L और Q के प्लेस में क्या रखना होगा 100 माइनस L रखना होगा। गैल्वेनोमीटर में अगर आप एक व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो भी फॉर्मूला ये रहता है E by Q is equal to R by S। इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आप एक चैप्टर भी अच्छे से करते हैं अगर तो 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे ध्यान रखना। और 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर। फिर पावर वाले भी कभी आ जाते हैं, तो पावर वाले बेसिक फॉर्मूला याद रखना है आपको। सर्किट का पावर निकलता है V into I से, जरूरत पड़ने पे V को IR रख देंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा, I को बदल के V by R कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला V स्क्वायर by R बन जाएगा। सेकेंड नंबर कंडीशन, अगर पावर को हीट के टर्म में देखें तो पावर की जगह H अपॉन T करेंगे और T को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हीट चाहिए तो VIT I स्क्वायर RT और बन जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू T बन जाएगा। अब इसमें अपन आते हैं क्वेश्चंस पे।
अभी देखो क्या बताया था मैंने, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं कम से कम 4। मैं प्रूफ दे रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं नीट 202। कौन सा साल था ये? मेरे पास एक बुक है जिसमें हर एक चैप्टर के ईयर वाइज क्वेश्चन, ईयर वाइज मतलब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो 2023 का है, फिर इसके बाद 2022 का है, 2021 का है, तो ऐसे पता लगता है ट्रेंड का कि किस ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के आए हैं, किस किस कॉन्सेप्ट के बेस पे। सुनना अच्छे से, एनालाइज करो थोड़ा। तो ये नीट 20 मैंने 4 कहा था शायद, कितने 5 हो गए क्या? 4 कहा था और आ कितने गए? 5। नीट 2023 में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन। तो ये इसलिए आपको मैंने ये वाला चैप्टर पहले दिया शुरुआत कर दी, कम से कम किसी को 20 नंबर तो दे, क्योंकि माइनस में ना जाए। आप लोग के माइनस में आते हैं ना रिजल्ट, एक चैप्टर करने से भी माइनस से बच सकते हैं। ये और बड़ा करोगे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अब देखो इसमें से ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कलर कोड हट गया है। पहला क्वेश्चन कलर कोड के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्लैटिनम वायर का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम। मतलब T1 टेम्परेचर कितना हो गया? 0। फिर T1 या T0 बोल दो, और 6.8 ओम 80 डिग्री पे हो रहा है। मतलब कोई टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 6.8 ओम हो रहा है। और कितने डिग्री टेम्परेचर पे? T2 टेम्परेचर कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस। ऐसा दिया। क्या बोल निकालने को बोल रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। क्या सिखाया था फॉर्मूला इसमें? RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। टी इसलिए लिख दिया क्योंकि दूसरा वाला टेम्परेचर 0 है। डेल्टा टी आता है इधर पे, एक ही टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा 0 है। सिर्फ इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या वैल्यू रख दें? आरटी कितना रख दें? 6.8, आर नॉट 2, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, टेम्परेचर 80 माइनस 0 डिफरेंस 80 ही आ जाएगा। इसको उड़ा दो, 1 कितना हो जाएगा? 3.4। ये हुआ 3.4। 1 की साइड चेंज कर दो, -1, ये अल्फा 80 को नीचे। अब कितना हुआ ये कितना आ जाएगा? 2.4। और पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 800। 800 मतलब 8, और ये 1 और ये 3। 3/100 मतलब 3 इंटू 10 माइनस 2। और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये क्वेश्चन का आंसर।
तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। सेवेंथ नंबर, 10 resistors, each of resistance R, 10 रजिस्टर है, सबकी वैल्यू सेम है R, R कनेक्टेड इन सीरीज। मुझे बताओ R वैल्यू वाले 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो टोटल कितना बनेगा? 10R। तो ऐसे बना लिया, क्या लिख देंगे इसको? 10R लिख देंगे। आगे, it is connected to a battery of EMF E negligible internal resistance, और इस सर्किट को E EMF वाली एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। Then those are connected in parallel to the same battery। अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में कुछ करंट आएगा जिसको अपन ने बोल दिया I। करंट लिखना सीखा हुआ है हमने, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF कितना है E और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? 10R दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखो, then those are connected in parallel, सारे के सारे 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तब कितना आएगा टोटल? उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/10 आ जाएगी, सारे के सारे पैरेलल टू द सेम बैटरी। पैरेलल में कनेक्ट करके सेम बैटरी से कनेक्ट किया। सेम बैटरी से मतलब जिसका ईएमएफ कितना होगा? E होगा। The current is n times। तो इस केस में जो करंट है ये पुराने वाले का n टाइम्स। n टाइम्स मतलब अब कितना आ जाएगा करंट? Ni आ जाएगा। तो इस बार देखो करंट कितना हो गया? Ni। ईएमएफ कितना है? E। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/10 को ऊपर कर दिया मैंने, यहां से E/R की वैल्यू निकालो। E/R को 10 इधर भेज दो, क्या बन गया? ये 10i, ये Ni है 10, और E/R की जगह क्या रख दिया? 10i। I और I कैंसिल, n आ गया हमारे पास। n कितना हो गया? ये पिछले साल का क्वेश्चन। इसका कितना सा कॉन्सेप्ट है? करंट इज इक्वल टू E नेट अपॉन R नेट, ये कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखो। If the galvanometer G does not show any deflection, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है मतलब इस वाले ब्रांच में, राइट साइड वाले जो ब्रांच है उसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इधर पे कोई करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब वहां पर करंट नहीं, इस जगह पर कोई करंट नहीं है, यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा क्या निकालना है इसमें देखो, the value of R is given by, ये जो अननोन रेजिस्टेंस R है इसकी वैल्यू पता लगानी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, उतना अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या दिमाग लगाना है सुनना। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये R और इस R के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ये R के अक्रॉस यही तो लगा हुआ है, क्या लगा है? 2 वोल्ट बैटरी। R के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है। इधर कितना लगा है? 2 वोल्ट इधर आ गया, तो बचा हुआ
400 के अक्रॉस कितने वोल्ट आएगा? टोटल 10 वोल्ट है, आर के अक्रॉस 2 वोल्ट आ गया, तो 400 के अक्रॉस कितना आएगा? बचा हुआ 8 वोल्ट आएगा। इस वाले को गौर से देखो, 400 वाला, ये 400 किसकी वैल्यू है? आर की। इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज दिखाई दे रहा है, तो मैं करंट नहीं निकाल सकता। क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या होता है? E कितना है और R कितना है? 400। कितना हो जाएगा? 150 1/50। क्या पता लग गया? करंट। तो यहां से अगर आई करंट गया तो यहाँ पे जाएगा और इधर भी तो वही करंट जाएगा, क्योंकि आगे जाना ही नहीं है। तो अब इस वाले रेजिस्टेंस में करंट पता है, आई पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आर निकल जाएगा। तो V इज इक्वल टू, फिर से क्या लगा देंगे? आई आर। V कितना लगा दे? आर के लिए V तो यही है, कितना? 2 वोल्ट। आई तो निकल गया, आई कितना है? 1 बाय आर का पता नहीं है। आर इज इक्वल टू कितना आ गया? क्वेश्चन खत्म। मैंने से 2 बार क्या लगा दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। एक बार इसके लिए ओम्स लॉ लगा दिया और एक बार इस वजह से। देखने की बात सिर्फ इतनी थी कि आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 400 के अक्रॉस 8 वोल्ट आ जाएगा। बस इतना लॉजिक वाली बात। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में करंट की वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। किसी भी सर्किट का करंट कैसे निकलता है? I इज इक्वल टू ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन क्या हो जाएगा? आर नेट। सुनना मेरी बात ध्यान से। 2 सेल लगे हैं, एक 10 वोल्ट और एक क्या है? 5 वोल्ट। लेकिन इधर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। कैसे प्रॉपर नहीं है? ये माइनस प्लस है और ये वाला कौन सा होगा? प्लस और माइनस। दोनों के ईएमएफ अपोज करेंगे, तो अपोज करेंगे तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? दोनों का डिफरेंस। सपोर्ट करेंगे तो प्लस कर दिया होता। तो 10 और एक 5 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 5 ले लिया। टोटल रेजिस्टेंस ये सब एक ही वायर में लगे हुए, ऐड कर दो सारे रेजिस्टेंस को। 2 + 1 3, 3 + 7 10। 5/10 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। ये करंट का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट हमेशा उस बैटरी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा जो ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है। कौन सी ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का प्लस किस तरफ है? राइट की तरफ। ऐसे समझ में? जो डोमिनेटिंग बैटरी होगी, पावरफुल बैटरी होगी, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट होगा। और उसकी डायरेक्शन मतलब प्लस से करंट फ्लो करवा, प्लस से माइनस की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक तो करा नहीं मैंने, चारों के चारों क्वेश्चन हो गए। कौन से ईयर के हो गए? पिछले साल के। नीट 2022। आप देख लो, सच में बताओ कि इसमें कौन सा टफ था? तो एक भी था क्या टफ? बोलेंगे इन चारों में से किसी? इसमें ओम्स लॉ लगा है, इसमें I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस,
इसमें भी वही लगाए, I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन 6 वाला सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी लगा दिए, खत्म हो गया। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन से क्वेश्चन हुए? 2023 के क्वेश्चन। 2022 के देख लो, उससे 1 साल पहले वाले तीन क्वेश्चन तो आपको सामने ही दिख रहे होंगे, तीनों फेस टू 2022 के। अब इसमें देखते हैं इजी कौन सा है, टफ कौन सा है। देखिए ये वाला टफ नहीं है, लेकिन सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तीसरे वाले क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं इसको। इनफाइनाइट नेटवर्क है, शायद सिखाया हुआ है आपको इनफाइनाइट नेटवर्क वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला इजी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। समझिए क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। कंफ्यूज नहीं होना, आंसर कंडक्टेंस होगा ना कि कंडक्टिविटी। रिएक्टेंस वर्ड इसमें नहीं आता है, इसी में आता है। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा बोलते हैं। कंडक्टिविटी C इज इक्वल टू 1 by R। रिएक्टेंस अगर आपको याद हो, कैपेसिटर का होता था कॉइल, और कॉइल का होता था एक एक्सएल होता था, एक एक्ससी होता था। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक को इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इसका है। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट और कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा। अब ये फिर से देखो बस किसके ऊपर आ गया क्वेश्चन, इसके ऊपर आ गया, वही वाले फॉर्मूले के ऊपर आ गया। कौन सा? RT is equal to R naught 1 plus alpha t। फालतू में मैंने कुछ शायरी लिखा है, इस पे है ही नहीं। क्या चाहिए? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल इक्वेशन P is equal to E minus R कैपिटल की स्मॉल, R कैपिटल की स्मॉल, स्मॉल r। अब देखो क्या पता है क्या नहीं पता। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 हो और ईएमएफ कितना, 4 वोल्ट। तो E पता है 4, I नहीं देख पा रहे हैं यहाँ, R दिख रहा है। R कितना है क्या नहीं पता, क्या नहीं पता। तो I तो पर फॉर्मूला आता है, I निकालने का फॉर्मूला तीसरी बार फिर यूज हो रहा है, बहुत बार यूज होता है। ईएमएफ कितना, 4। अब देखो एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस कैपिटल R 7.5, इंटरनल वाला कितना है, 0.5 है। 7.5 और 0.5 8, 4/8 मतलब हाफ, हाफ मतलब 4 minus 0.5 into 0.5, कितना होगा ये, 4 minus 0.25, 3.75 वोल्ट।
थर्ड पे आते हैं। देखो थर्ड को करने का तरीका ये होता है, जो इनफाइनाइट नेटवर्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसको करने का तरीका ये होता है कि इस पूरे सिस्टम का कुछ होगा रेजिस्टेंस, उस पूरे सिस्टम के मतलब आर नेट जो भी आएगा उसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस आर है। तो करने का तरीका होता है जहां से ये पैटर्न रिपीट होना शुरू करता है वहां से सर्किट को हटा देते हैं। मतलब देखो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, अगला रिपीट हो गया 1 1 1, फिर 1 1 1, जहां से रिपीट हुआ है वहां से इसको हटा दो। ये इस जगह से हटा दिया तो सिर्फ इतना बचेगा, कितना 1 ओम है, ये भी कितना है 1 ओम है, इस तरफ भी कितना लगा हुआ है 1 ओम है, यहाँ से हटा दिया। अगर मैं इस सर्किट को इस जगह से देखूंगा तो इनफाइनाइट तक ही जाना है, तो वो इनफाइनाइट तक का टोटल कितना दे चुके हैं, आर दे चुके हैं। तो एक्चुअल में यहाँ से भी देखोगे तो वो आर ही आने वाला है। तो यहाँ पे पूरा जो हटाया है उसकी जगह सिर्फ कितना लगा दो, आर। क्वेश्चन यहीं पे समझ आ जाता है। क्या समझ आ गया है, ये पॉइंट कुछ ए बोल दो, ये बी बोल दो, ये दोनों किस ऑर्डर पे लिखना है, आर और 1 पैरेलल में है, तो टोटल कैसे लिखते हैं, ये 1 ओम है, इसकी जगह एक सिंगल लगा दो, कितना हो जाएगा। पैरेलल में अगर होते हैं दो रेजिस्टेंस तो आर नेट लिखते हैं R1 R2 और R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा R इंटू 1, और नीचे क्या आ जाएगा R प्लस 1। अब ये तीनों तो आप देख पा रहे होंगे किस ऑर्डर में, आर ए बी जो आएगा तीनों का सम हो जाएगा, तीनों का सम मतलब 1 प्लस आर अपॉन आर प्लस 1 और प्लस 1, 1 और 1 2 अपॉन आर प्लस 1। आर नेट को क्या मान चुके हैं, आर मान चुके हैं। सॉल्व कर दो इसको, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर, नहीं करूँ क्या, ये 1 ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा इधर, आर प्लस 1, 2 से इंटू करो 2r प्लस 2 प्लस आर, और ये क्या हो गया आर, इंटू करो इधर आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 2r प्लस 2 प्लस आर। क्या क्या कैंसिल हुआ दोनों तरफ से, आर और आर कैंसिल हुआ, क्या बचे और आर स्क्वायर साइड बदल दो, माइनस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव इक्वेशन। r इज इक्वल टू ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 2। तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू माइनस प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 2, ये प्लस 2 और नीचे 2 इंटू 1, आर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना हुआ ये देखो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, 12 का रूट 2 रूट 3, नीचे 2 है तो इसके भी अपॉन में 2 कर दो, इसके भी अपॉन में 2 कर दो, कितना आ गया 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस माइनस रूट 3। अगर आप 1 माइनस रूट 3 वाला दो आंसर हो गए ना यहाँ से, एक 1 प्लस रूट 3 और एक क्या आएगा 1 माइनस रूट 3, जो 1 माइनस रूट 3 है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, जो कि ऑप्शन 4 है। इसको थोड़ा ठीक क्वेश्चन
चलो आगे बढ़े। ये तो अभी मैंने ये पॉइंट आपको कल या परसों बताया था। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टर के और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का कम हो जाता है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, यही तो सही है। ये अच्छा है, टाइम पर बाद होने से बच, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यही तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अच्छा है, क्या क्या दे रहे हैं देखो क्वेश्चन में। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर। इस कॉपर वायर का रेडियस दे रहे हैं 10 - 2 अपॉन √5 मीटर। एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है और उसका लेंथ दे रहे हैं 10 मीटर, रेडियस दे रहे हैं इतना, एंड रेजिस्टेंस, पूरे वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम दे रहे हैं। निकालना है तो बोल रहे हैं करंट डेंसिटी इन वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ E इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, और कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, J से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और J पूछ रहे हैं, तो ऐसा रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा जिसमें J भी आता हो और E भी आता हो। तो ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ वाला हो जाता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E। तो J इज इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो, 1/ρ इनटू, अब रो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी है, मतलब रो को बदलो, और रो को बदलने के लिए हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय, तो सीधे 1/ρ ही निकाल दो, रो को इधर कर दो 1/ρ, तो क्या हो जाएगा ये L अपॉन R है। तो इसमें 1/ρ की जगह हम क्या रख देंगे, L अपॉन RA इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी वैल्यूज दी हुई है, लेंथ देखो कितनी है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड 10, रेजिस्टेंस 10, एरिया। जब कुछ नहीं दिया होगा वायर के लिए, ऐसा वायर है तो जो सिंपल वायर होता है वही लेना पड़ता है। जो वायर होते हैं कंडक्टिंग वायर, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो एरिया कितना होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने देंगे, और जो रेडियस देखिए उसका स्क्वायर करके रखेंगे। तो आर 10 - 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 - 4 √पाई का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ पाई आएगा। खत्म कहानी। कैसे खत्म, पाई से पाई को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, 10 और 10 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, कि 10 पावर 1 है, नीचे से -4 ऊपर आएगा तो टोटल पावर 5, और यही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो सेकंड 2022 में देखो 6 क्वेश्चन हो गए, 3 पीछे वाले थे, 3 पीछे वाले थे, और ये सब फेस 1 के ही है। 4 5 6, कितने क्वेश्चन 2022 में आए। समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। 5 क्वेश्चन सीधे फ्लैट एक चैप्टर पढ़ने से। 5 चैप्टर ऐसे हैं, 5-6 चैप्टर मिला लो फिजिक्स में, तो सिर्फ उतने से ही 50% सिलेबस कवर है। तो अगर पढ़ने का तरीका हो तो आसानी से अभी 1 महीने में भी आप आधा ला सकते हो। आधा मतलब 180 तो कुछ नहीं पड़ता है कभी, इसके लिए बता रहे, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनके तो ज्यादा ही आते हैं, 160 क्रॉस कर लेते हैं। मतलब 50%, 80 नंबर, 90 80 80 90 कुछ नहीं पड़ता है, जो अभी भी पढ़ ले और 1 महीने
महीने तक तो आ जाएंगे 4-5 हेक्टेयर तक। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैंने, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, रिपल्शन फोर्स रहता है हमेशा। ये बायो स्टूडेंट एक बॉडी, फिजिक्स दूसरी बॉडी, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और भयंकर वाला पॉजिटिव चार्ज। 7th number, two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel। दो रेजिस्टेंस से R1 ले लो, एक कितना है ये 100, दूसरा रेजिस्टेंस बोल रहे हैं 200 ohm, are connected in parallel in an electrical circuit। the ratio of the thermal energy मतलब हीट का रेशियो चाहिए 100 वाले में और 200 वाले में। अभी लिखा था ना हीट का, पैरेलल ऑर्डर में क्या सेम रहता है, वो वैसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें v आता हो। h का अभी लिखा था ना v स्क्वायर बाय r इनटू t। इसमें दोनों के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और दोनों में सेम टाइम तक करंट फ्लो होगा। v और t तो सेम है, तो रिलेशन मिल गया मुझे, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r। तो h1 by h2 का रेशियो पूछा हुआ है तो क्या कर देंगे आप, r2 by r1 कर देंगे। r2 मतलब नीचे वाला, नीचे वाला कितना है 200 और ऊपर वाला 100, तो आंसर आ गया। मैं ये ग्रुप में भेज दे रहा हूँ जिससे आप देख पाओ। आ गया ग्रुप में। Wheatstone bridge अब भी बताया। A Wheatstone bridge is used to find the value of unknown resistance। इसमें unknown resistance find करना है by adjusting the variable resistance by x की वैल्यू निकालनी है और इसको एडजस्ट करके y रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके। एडजस्ट क्यों करते हैं, एडजस्ट इसलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ का रेशियो सेम हो जाए और ये बैलेंस्ड रहे, इसलिए एडजस्ट करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ करने के लिए है नहीं इसमें, कुछ निकालने के लिए, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी एनालाइज करना है। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के लिए, मतलब एरर कम से कम, प्रिसाइज मतलब जिसमें एरर कम से कम, तो द रेजिस्टेंस P and Q,
P और Q रेजिस्टेंस होना चाहिए X और Y। तो प्रिंसिपल याद है आपको क्या होता था? P by Q is equal to R और S ही यहाँ पे बदल दिए गए। एक क्या हो गया है X और एक क्या हो गया है Y हो गया है। तो अगर बैलेंस है तो दोनों तरफ का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो? एक जैसी हो, जैसे 10 10 10 10 हो या 20 20। ये दोनों तरफ क्या वैल्यू कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। मतलब ये लेफ्ट साइड वाला जो रेशियो है राइट साइड वाला भी रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो E by Q is equal to a precise रीजन के लिए ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। दोनों वैल्यू सेम मतलब x जितना होगा y भी उतना ही होगा, और उतना ही होगा मतलब ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो P is equal to क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो है किस टाइप से। ऑप्शन में थोड़ा घुमाएंगे, P और Q की बात कर रहे हैं। P और Q should be very large and unequal। अनइक्वल तो है ही नहीं, और लार्ज बहुत रेजिस्टेंस ले लोगे तो सर्किट में करंट ही कैसे जाएगा? तो हाई वैल्यू नहीं, जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं स्मॉल वैल्यू वाले रेजिस्टेंस यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन, डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, फालतू है। थर्ड ऑप्शन, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, 2x के इक्वल नहीं, x के इक्वल होना चाहिए। शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, it should be approximately equal and are small। तो सही आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो गया। इक्वल होनी चाहिए और वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ये स्मॉल होनी चाहिए। तो कुछ करना नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ये। कॉलम 1 ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाई गई है आपसे। देखो कॉलम 1 में कुछ टर्म दी हुई है, कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड फॉर्मूले दिए हुए, आपको मैच करना है। तो पहला वाला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला सिखाया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, भूल जाए तो u प्लस ए की जगह फोर्स अपॉन मास। फोर्स कैसे? e बाय m इनटू रिलैक्सेशन टाइम। देख लो ये कहां आ रहा है वाला फॉर्मूला। तो मुझे ए का पता लग गया, ए का मैचिंग किसके साथ हो रहा है? आर के साथ। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो अभी सीखा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसके इक्वल। और कौन से टर्म आ रही है? रिलैक्सेशन टाइम। रो का फॉर्मूला ध्यान है क्या? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है। तो अगर टाउ चाहिए तो क्या हो जाएगा? m अपॉन एन ई स्क्वायर रो बन जाएगा। दिख रहा है? m अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो c का मैचिंग किसके साथ हो रहा है? e के साथ हो रहा है। और क्या है? रेजिस्टिविटी वाला तो वो ढूंढ लो। J इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इनटू, सिग्मा मतलब, तो अगर रो चाहिए तो क्या हो जाएगा? क्या आ गया? तो रेजिस्टिविटी B का मैच किसके साथ हो रहा है? S के साथ हो रहा है। चौथा करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप मैच हो जाएगा। और कौन सा बचा है? करंट डेंसिटी, तो ये तो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू एन बी ए बी डी। ए नीचे लिया, I बाय ए क्या बन जाएगा? G। क्या हो गया ये? एन बी, ये आ गया। E किसके साथ मैच कर रहा है? देख लो क्या मिल रहा है यहाँ से। अगला, the effective resistance of parallel connection that consists of four wires of equal length, equal area of cross section and same material। सब कुछ सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। कितने रेजिस्टेंस लगाना है? 4 रेजिस्टेंस। 4 सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा दें तो
टोटल कितना आएगा r/4। इन सबको मिला के टोटल बोल रहे हैं कितना हो गया ये 0.25 हो गया। तो 0.25 तो हम एक रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई इधर 1। क्या बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये चारों 1 ओम वाले रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दें तो टोटल कितना आएगा। तो 1 1 1 1 चार बार लोगे तो क्या हो जाएगा 4। कल ही मैं बता रहा था आपको टेम्परेचर वाला जब इफेक्ट पढ़ रहे थे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखो किसके लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं कॉपर के लिए। तो कॉपर वाला ग्राफ बताया था रो टेम्परेचर। तो कौन सा आंसर हो गया सेकेंड वाला। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन three resistors having resistance R1, R2, R3 are connected as shown in figure. The ratio I3 by I1 in terms of resistance used in the circuit. I3 और I1 का रेशियो चाहिए। सर्किट देखो कुछ ऐसा बना है। ये सर्किट बना है, ये इनकी वैल्यू कुछ दिए हुए हैं R1, ये R2 है, ये R। यहां से कुछ I1 करंट आ रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो गया, ऊपर गया I2 नीचे गया I3। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है I3 और I1 का रेशियो क्या होगा। I3 करंट और I1 का रेशियो क्या होगा। तो एक चीज तो देख पा रहे होंगे, अगर इस जंक्शन के लिए KCL लगा दो I1 ये I1 है, I1 करंट आ रहा है और कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 2 पार्ट। तो एक तो पहले ये लिख ही सकते हो आप कि I1 किसकी I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I2 प्लस I। अब आगे क्या करना है देखो, तो ये इस पे डिपेंड करेगा पूछा क्या पूछा है, किसका रेशियो पूछे हैं और I1 का रेशियो पूछे हैं। तो I2 की जरूरत नहीं, तो ऐसा कुछ करो कि I2 का क्या करेंगे सुनना, ये दोनों किस ऑर्डर पे क्या सेम होता है। जो यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस V का फॉर्मूला। तो इस I2 R2 किसके इक्वल हुआ, समझ आया क्या लॉजिक यूज किया। तो किसको हटाने की जरूरत है, क्या आ जाएगा I3 R I3 R3 और नीचे क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। I2 उठा के बाहर तो आंसर I1 रहेगा, I2 की जगह क्या रख सकते, ये बन जाएगा R3 अपॉन R2, दोनों से मैं कॉमन में निकाल ले रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा I3 I1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 अपॉन R2 इनटू I3 और I1 का रेशियो चाहिए। तो I3 बाय I1 हो जाएगा, I1 नीचे ले आओ तो ऊपर चला जाएगा, तो आ गया आंसर R2 ऊपर और R2 प्लस
ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कर, बस उसमें वैल्यू अलग है। देखो ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, क्या आएगा इसका डिफरेंस? प्रॉपर है, हाँ ये प्रॉपर कनेक्शन है। तो ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, प्लस माइनस तो 6 टोटल रेजिस्टेंस ले लो, टाइप 1, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, का लिख के दिया था ना, अल्फा क्या होता है पॉजिटिव, अल्फा क्या होता है नेगेटिव, अल्फा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 0, 0 किसके लिए होता है एलॉय के लिए, नेगेटिव किसके लिए होता है सेमीकंडक्टर के लिए, पॉजिटिव किसके लिए होता है मेटल के लिए। क्वेश्चन में किसके लिए पूछ रहे हैं, अल्फा क्या बोल रहे हैं नेगेटिव, किसके लिए होता है, तो आंसर क्या हो गया सेकेंड। A charged particle having drift velocity Vd दिया हुआ है 7.5 into 10 minus 4 मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दी हुई है 3 into 10 to the power minus 10 वोल्ट पर मीटर। ड्रिफ्ट मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी u इज इक्वल टू कल लिखा था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, फॉर्मूला एक बस वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 into 10 minus 4 और ये नीचे कितना आ जाएगा 3 into 10 minus 10 कितना हुआ 2.5 into 10 पावर 6, तो आंसर कौन सा हो गया, अब आता है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन। A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire R in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of resistance wire. पूरे वायर की लेंथ 1.5 मीटर है, तो हमें 1 ओम के रेजिस्टेंस की लेंथ चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है P by Q is equal to R by S। बस ये लगाना है P by Q is equal to R by S। जो रेशियो दे रहे हैं हमको P और Q का वो ये दे रहे हैं 3:2 दे रहे हैं, एक 3 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक तो अननोन रेजिस्टेंस है और एक की वैल्यू कितनी दे दी है S की वैल्यू दी हुई है 1.5 into 3। बस आपको फॉर्मूला लगाना है आंसर निकल जाएगा। ये वाला तो हो गया, कह दिया अभी करे थे ना ये वाला। टू सॉलिड कंडक्टर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रो सेम है, लेंथ एंड सेम लेंथ, एल भी क्या हो गया सेम और रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, मतलब जो पहले वायर का रेजिस्टेंस है वही दूसरे वायर का रेजिस्टेंस है। वन ऑफ देम हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड अदर हैज अ
एक, बस एरिया अलग अलग है। तो आर का क्या फॉर्मूला होता है, रो एल ए, बस बदलना है। इसके लिए भी वही आएगा, रो लेंथ भी उतनी ही है, सिर्फ क्या चेंज है, एरिया। ये कहानी खत्म। A1 इधर भेज दो, ये A2 इधर 1/1, आंसर क्या आ जाएगा, next. In the circuit shown below, the reading of voltmeter and ammeter vary. एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। देखो यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस लगा है, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा है और सीरीज में एमीटर A1 लगा है। दूसरे वाले सर्किट में क्या है, सुनना अच्छे से, ये 10 ओम है और नीचे क्या लगा है, 10 ओम है और ये वोल्ट बाजू में उसके वोल्टमीटर V2 लगा है। करंट इस सर्किट में कुछ I2 है और एमीटर जो लगा है A2 है। इसमें आपको बस चेक करना है कि V1 V2 A1 A2 क्या रेडी करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे वोल्टमीटर दिया है, एमीटर दिया है और कुछ नहीं दिया तो हमें क्या मानना होता है, आइडियल। आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो वोल्टमीटर लगा है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जो भी यहाँ से करंट आ रहा होगा वो इधर से तो जा नहीं सकता, नीचे से कहां से जाएगा, 10 ओम वाले में से जाएगा। तो ये I1 करंट इधर से जाएगा, तो 10 ओम को ही बस करंट क्रॉस कर पा रहा है। वोल्टेज कितना लगा है नीचे, 10 ओम लगा है नीचे वाले सर्किट को। ये जो वोल्टमीटर है क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में 10 ऐड भी कर दोगे तो भी जो पूरा आएगा टोटल वो कितना रह जाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में 10 ओम ऐड कर दो तो इनफाइनाइट ही तो होगा। तो अभी भी नीचे कितना है, इनफाइनाइट है। तो जो भी करंट इधर से जा रहा होगा वो नीचे से नहीं जाएगा। कहां से जाएगा, 10 ओम से जाएगा और इधर एमीटर से जाएगा और फिर ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो इस सर्किट में करंट है, 10 ओम रेजिस्टर है और 10 वोल्ट बैटरी है। इस सर्किट में भी क्या है, करंट है, 10 ओम रेजिस्टर है और 10 वोल्ट क्या है, बैटरी। तो जो करंट ऊपर होगा वही करंट नीचे होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ रीडिंग आएगी वही पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ रीडिंग आएगी। तो फालतू का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, V1 is equal to V2 और I1 is equal to I2। The resistance of wire is Ro if it is melted and stretched to n times. Resistance कितने times बढ़ा दिए, n times। कॉन्सेप्ट बताया था, after stretching R is proportional to L square। तो अगर ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स बढ़ा दिए तो जो R डैश होगा वो n L के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R डैश प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और L स्क्वायर हो जाएगा। तो नया वाला रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जा रहा है, n स्क्वायर टाइम्स हो जा रहा है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, n स्क्वायर r। किसका, पुराने वाले का, पुराना वाला r है तो नया वाला n स्क्वायर r हो जाएगा। ABC R वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 1.5 R है, 1.5 R और नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 3 R। As shown in the figure, when some potential difference is applied between x and y, x और y के बीच में कोई potential difference v अप्लाई कर दिया। जब v अप्लाई करा
इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA, इसके क्रॉस VB और नीचे वाले के क्रॉस क्या आएगा BC आएगा। आप इतना तो देख के ही बता सकते हो कि B और C पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसमें से CD पॉसिबल नहीं, ये कौन से हो सकते हैं, A और B। ध्यान से सुनना, 1.5 और 3 का रिजल्टेंट निकाल, कितना आ जाएगा पैरेलल में ना, तो 1.5 इंटू 3R और नीचे ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4. तो ये 1 और ये 3 और 3 कैंसिल R, तो इन सब का मिला के भी तो कितना आ रहा है, R आ रहा है। तो समझना, ये अगर R है और बाजू वाला भी R है और B पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इधर पे कितना आएगा B/2 और इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा ना दोनों में, और आधा आधा डिवाइड हो जाएगा मतलब E के क्रॉस B/2, B के क्रॉस B/2, C के क्रॉस, आंसर कौन सा होना चाहिए, A। ठीक है, तो ये खत्म। देख के बता सकते हैं आंसर, फॉर्मूले से समझ आ जाता है। क्रॉस वैसे ही बहुत पढ़ाते समय बोला था मैंने, ये थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन कई बार आता रहता है, फिर से आ सकता है अभी। ए क्रॉस है मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, या तो कंडक्टर ऐसा होगा या इस टाइप का होगा। अगर ऐसा होगा तो सिखा रखा था मैंने, यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट तो हमेशा ही सेम होता है दोनों में। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक जैसी आएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, एक जैसा है। ये वाले में क्या सिखाया था, ये A1 है और ये 2 है, कहाँ ये 1 है और ये 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में। करंट की डेंसिटी भी 1 पे ज्यादा हो जाएगी किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 1 पॉइंट पे ज्यादा हो जाएगी किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में। ऑप्शन देख लो क्या है, across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है तो ये अलग हो जाएगा, करंट डेंसिटी अलग हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और सब के सब में वेरिएशन एक जैसा ही होता है, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है बाकी क्वांटिटी बढ़ जाए। ये कल ही करे थे शायद, याद है, कल ही पढ़ाया था ना ये वाला क्वेश्चन, मैंने खुद ही, है ना, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस, ऐसा करे थे ना। ये कंडक्टर है और उसी के बाजू में एक और जोड़ दिया है, इसका कुछ R1 इसका R2, ये लेंथ L, ये लेंथ L, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो ऐसा बनाए थे ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R मतलब टोटल R में, तो R नेट क्या हो जाएगा रो, L मतलब क्या हो गया था 12 और A, और यहाँ पे रो 1, इसका मटेरियल अलग है, और ये क्या हो जाएगा रो 2 और L बाई A सबसे अलग हो गया। मैं फिर से कर क्यों रहा हूँ, ये कर दिया था ना कल, ये सड़ा क्वेश्चन, ये भी सड़ा क्वेश्चन है, स्ट्रेच कर दिए। देखो पहले कितना था 4 ओम, और स्ट्रेच टू डबल लेंथ कर, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 4, ये भी कुछ वैसे ही है।
थोड़ा अच्छा है। क्या बोल रहे हैं देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है इधर। क्या क्रिएट किया गया है? रेजिस्टेंस सीधे नहीं दिया, क्या है लिखा रेजिस्टेंस है, लेकिन दिया क्या है 12 ओम, मतलब वायर की 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस बता दिया हुआ है, पूरे का नहीं दिया है। वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम नहीं है, उसकी 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, ये ना ओम मीटर इनवर्स, ओम पर मीटर, 12 ओम 1 मीटर। और पता नहीं अभी उसकी लेंथ तो पता नहीं है, और अगर उसको वायर को ऐसे घुमा दिया गया है सर्कल में तो उसकी लेंथ कितनी होगी, होगी ना, सर्कल में बना दिया तो लेंथ कैसे पता चलेगी, 2 पाई आर से, इसलिए क्वेश्चन में रेडियस दी है, कितनी दी है, L is equal to 2 pi 10 सेंटीमीटर मतलब अपॉन 100, तो ये कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा ये, ऐसे कर दो 5/5, और अब ये कितने किस में आ गया, ये मीटर में आ गया, ठीक है। तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, हमारे पास कितने मीटर है 5/5, मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 इंटू 5/5, तो क्या होगा ये 12 5/5, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक ये पूरे जो सर्कल और वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 पाई अपॉन 5, क्लियर है इतना। अब क्या, अच्छा ऊपर वाले का और नीचे वाले, ये ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो इसका भी आर होगा और नीचे वाले का भी क्या होगा आर होगा, आर नेट कितना आएगा, आर और आर पैरेलल में है तो आर नेट कितना, R/2 हो जाएगा, तो अपन एक का पता कर लेंगे, 12 पाई/5 पूरे का है, ऊपर वाले का बस निकालना है, तो आधा कर दो इसका, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पाई/5 और इंटू 2, ये वाला है, कितना आ गया है, और रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगी, फिर से सुन लो क्या हुआ है, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम दिया है, इसको घुमा के सर्कुलर वायर बनाया है जिसकी रेडियस दी हुई है, तो हमने लेंथ पता कर दी वायर की, वायर की लेंथ 2 पाई आर है, आर रखने से लेंथ कितनी आ गई पाई/5 मीटर आ गई, 1 मीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो पाई/5 का चाहिए तो 12 पाई/5 हो गया, ये पूरे का रेजिस्टेंस हो गया। हमको ये ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, तो ए और बी के बीच में जैसा वायर ऊपर है वैसी वायर नीचे है, जैसा तो जो रेजिस्टेंस ऊपर होगा वही रेजिस्टेंस नीचे होगा, तो आधी लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए था, तो 12 पाई/5 तो पूरी लेंथ का था, आधी का चाहिए तो हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको 2 से, तो इतना हो गया टोटल आर और आर का पैरेलल कितना हो गया था R/2 हो गया था, तो R/2 में आपने वैल्यू रख दी, क्या आंसर आ गया 6 पाई/10 या कितना हो गया ये 0.6। कल किया था क्वेश्चन ये वाला, कल यह क्वेश्चन, a wire of certain material is stretched by slowly by 10%, कितना बढ़ा रहे हैं 10%, ऐसे सोचते हैं इसको, देखो 100% का मतलब 1 होता है, तो 10% का मतलब कितना हुआ 0.1, 1 पहले था 10% बढ़ा दिए 1 प्लस 0.1 तो कितना हो गया 1.5, नई लेंथ 1.5 1.1 इंटू एल हो जाएगी, नया रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका स्क्वायर हो जाता है, तो 1.1 का स्क्वायर 1.2 बना, पहले 1 था और अब 1.21 हो गया, चेंज कितना आया 0.21,
और परसेंट में चाहिए तो इनटू 100%, आंसर हो गया 20%। अच्छा वो टाइम से पूछा हुआ है 1.2 टाइम्स। सेम किसके लिए लिखा है? रेजिस्टिविटी। तो ये तो चेंज होता नहीं है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। आज इतना ही करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस होंगे इसमें, आप लोग और प्रैक्टिस करना, ना बने तो पूछें।